वैसे तो वस्त्रों की धुलाई के बारे में सभी को जानकारी होती है, परंतु कुछ वस्त्रों की धुलाई के संबंधित हम सुझाव आपको देना चाहेंगे। सबसे पहला है, कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कि वस्त्रों की छटाई करना। वस्त्रों को जब हम धोने जाते हैं तो वस्त्रों को धोने से पहले आपको वस्त्र की छटाई करना आवश्यक होता है। छटाई किन किन पॉइंट्स पे करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वस्त्र गंदे कितने हैं। ठीक है, कौन सा वस्त्र कितना गंदा है। यदि सतह गंदगी है तो आपको अलग तरीके से धोने की जरूरत पड़ेगी। यदि गंदगी जकड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा है, तो उसको क्योंकि आपको ज़्यादा धोना पड़ेगा। ज़्यादा धोने से तो मतलब होता है कि आपको इसको वॉशिंग मशीन में आपको इसको मिश्रित घर्षण द्वारा, बहुत सारी विधियों के द्वारा आपको उसको, क्योंकि गंदगी हटानी है इसलिए धोना पड़ेगा, तो आपको उसको अलग रखना पड़ेगा। तो गंदगी की मात्रा कितनी है, ज़्यादा मात्रा वाले कपड़ों को अलग रखेंगे, कम मात्रा वाले कपड़ों को अलग रखेंगे। अगर आप वॉशिंग मशीन में भी कपड़ों को घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि जो कपड़े कम गंदे होते हैं हम उन्हें फर्स्ट राउंड में डाल देते हैं ताकि वो फटाफट साफ हो जाए, और हम जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनको हम ज़्यादा देर तक कपड़ों को धोना पड़ता है। तो गंदगी की मात्रा के हिसाब से हम कपड़ों को लेते हैं। इसमें एक बात और देखते हैं हम कि जब कम गंदे कपड़े होते हैं तो उनमें हम कम साबुन डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। वहीं ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो हम ज़्यादा साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। और ये भी हो सकता है कि हमें साबुन और डिटर्जेंट दोनों का उपयोग करना पड़े। नेक्स्ट होता है गंदगी की किस्म। किस तरह की गंदगी है, सतही गंदगी है, जकड़ी हुई गंदगी है, किस तरह की गंदगी है, या वसायुक्त गंदगी है, बिना वसायुक्त गंदगी, किस तरह की गंदगी है, गंदगी की किस्म किस तरह की है, उसके हिसाब से हम कपड़ों की छटनी करते हैं। फिर कपड़ों का वर्ग और किस्म, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कपड़ों किस वर्ग के हैं। वर्ग मतलब किस वैरायटी ऑफ कपड़े हैं। नायलॉन के कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े हैं, ऊन के कपड़े हैं। ऊन के कपड़े को हम अलग तरीके से धोते हैं, सिल्क के कपड़े को हम अलग तरीके से धोते हैं। चादर होगी, आपकी बेडशीट्स होगी तो आप उसको अलग तरीके से धोएंगे, शर्ट्स होगी उसको अलग तरीके से धोएंगे, सूट्स होंगे, मतलब जितनी वैरायटी ऑफ कपड़े होते हैं उतनी वैरायटी ऑफ की धुलाई होती है। तो हमें ये छांटना पड़ेगा कि वस्त्र किस वर्ग के हैं, क्या वो नेचुरल फाइबर्स हैं, क्या वो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, किस वर्ग के कपड़े हैं, उसके हिसाब से हमें कपड़ों की धुलाई करनी चाहिए। वस्त्र की रचना, वस्त्र किस मेथड से बने हुए। आप ये देखेंगे जब जीन्स होती हैं, बात करते हैं हम पैंट्स और जीन्स के बारे में बात करते हैं। इसमें पैंट्स होती हैं वो अलग तरीके से धुलती है, जीन्स होती है वो अलग तरीके से धुलती है। तो इसकी वस्त्र की संरचना किस तरीके से, वस्त्र किस तरीके से बुना हुआ है, वह क्या 12 वीव्स के द्वारा बना हुआ है कि सादी वीव्स के द्वारा बना हुआ है, आप आसानी से देख के पहचान जाते हैं। उसके हिसाब से हमें कपड़ों की धुलाई करनी चाहिए। शर्ट्स होती हैं, हम एक बार एग्जांपल लेते हैं, जो शर्ट्स होते हैं हम उनको अलग तरीके से धोते हैं। वहीं जो जीन्स होती है हम उनके ऊपर घर्षण का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं, शर्ट्स के ऊपर घर्षण का उपयोग कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो शर्ट्स की जो रेशे होते हैं वो हो सकता है कि ख़राब हो जाए, वहीं जो जीन्स के जो रेशे होते हैं वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, उस पर घर्षण सहन करने की योग्यता होती है, इसलिए इसको अलग तरीके से धोते हैं। विभिन्न रंगों के अनुसार, वाइट कलर के कपड़े, लाइट कलर के कपड़े, डार्क कलर के कपड़े, इन तीनों कपड़ों को यदि आप एक साथ धो देंगे तो हो सकता है जो वाइट कपड़े हैं उसके ऊपर जो डार्क कपड़ों की गंदगी आ जाती है। कपड़ा वाइट है, इजीली साफ हो सकता है, परंतु होता क्या है कि हमने यदि सब कपड़ों को मिक्स कर दिया, व्हाइट कलर के, लाइट कलर के और डार्क कलर के कपड़ों को मिक्स कर दिया, जो डार्क कलर के कपड़ों की गंदगी होती है वो हो सकता है कि व्हाइट कलर के कपड़ों के ऊपर आ जाए और जो व्हाइट कपड़ा साफ था वो भी गंदा हो जाए। तो व्हाइट कलर के कपड़े अलग धोने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े अलग धोने चाहिए, और जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उन्हें पूर्णतः अलग तरीके से धोना चाहिए। कच्चे एवं पक्के रंग, कई बार क्या होता है कि हम मार्केट से लेके आते हैं, हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि कपड़ा का जो रंग है वह कच्चा है या पक्का है, और कई बार तो ऐसा होता है कि कपड़े के हर बार धुलाई में कलर निकलता है। तो ये हमें देख लेना चाहिए पहले, जब आप फर्स्ट वॉश कर रहे होते हैं कपड़ों को, तो आपको कपड़ों को सिंपल सादे पानी में डिप करके देखना चाहिए कि कपड़ा कहीं कलर निकल तो नहीं रहा है। यदि कपड़े का या रंग निकलता है कपड़े का, तो हो सकता है कि वह कपड़े का रंग दूसरे कपड़ों के ऊपर चढ़ जाए। पर्पल कलर का कपड़ा है, पर्पल कलर के कपड़े का रंग निकला और हो सकता है वो पिंक कलर के ऊपर कपड़े के ऊपर चढ़ जाए, तो आपने तो धोने का काम करना था, तो धुलाई तो हुई नहीं और कपड़े के ऊपर रंग दूसरे कपड़े का चढ़ गया, वो और एक टेक्निकल प्रॉब्लम उभर के आ जाती है। तो
ये हमेशा देख लेना चाहिए, कच्चे कलर के कपड़ों को कभी भी पक्के कलर के कपड़ों के साथ में मैच नहीं करना चाहिए, अलग से उसकी धुलाई होनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट होती है धुलाई के सुझाव में कि वस्त्रों के साबुन शोधक की प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या सिल्क को हम हैवी शोधक पदार्थ से धो सकते हैं, या हम जो कॉटन का कपड़ा उसको किस तरीके के साबुन से धोएंगे। आप ये देखेंगे कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं, सिंपल सी बात एग्जांपल देखते हैं हम, जो ऊनी वस्त्र होते हैं डेली वेयर के जो हम घर पे धोते हैं, हम उन्हें कभी भी साबुन से नहीं धोते हैं। हम उन्हें अलग तरीके का जो साबुन आता है, मार्केट में वैरायटी ऑफ साबुन अवेलेबल हैं। हम किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम नहीं लेना चाहेंगे, पर वैरायटी ऑफ मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं साबुन। उसके लिए आप उन्हीं का उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि वो स्पेशली बने किसके लिए होते हैं? ऊनी वस्त्रों के लिए बने होते हैं, है ना। वो ऊनी वस्त्रों के लिए क्यों बने होते हैं? क्योंकि ऊनी वस्त्रों का जो रेशा होता है वह अलग वैरायटी का होला है, उसकी क्वालिटी अलग होती है। आप उन जो मार्केट में अवेलेबल साबुन डिटर्जेंट्स हैं उनको आप सूती वस्त्र से कभी नहीं धोते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वस्त्र के जो प्रकार होता है, सूती वस्त्र को अलग तरीके से धोया जाएगा, रेशमी वस्त्रों को अलग तरीके से धोया जाएगा, सूती वस्त्रों में भी चद्दर को अलग तरीके से धोया जाएगा, शर्ट्स को अलग तरीके से धोया जाएगा, लिनन जो कपड़े होते हैं उनका धोने का मेथड बिल्कुल अलग होता है, सिल्क के धोने का मेथड अलग होता है, ऊनी वस्त्रों को धोने का मेथड अलग होता है। वहीं आर्टिफिशियल फाइबर की जब हम बात करें, पॉलिस्टर की बात करो चाहे नायलॉन की बात करो, उनको धोने के अलग अलग मेथड होते हैं, क्योंकि उनके रेशों की वैरायटी अलग होती है, उन पर लगी गंदगी हो सकता है। जैसे नायलॉन की पॉलिस्टर की बात करें तो उन पे जो गंदगी लगी होती है वो केवल सतह की गंदगी होती है, उनके जो ताने और बाने के मध्य में स्पेस ना के बराबर होता है, छिद्र ना नहीं होते हैं, इस कारण से उनके ऊपर गंदगी जकड़न नहीं हो पाती है, सतह पर ही लगती है। बनिस्बत जब कॉटन की हम बात करें कपड़ों की, तो कॉटन के कपड़ों के अंदर जकड़ जाती है, ताने और बाने के मध्य में गंदगी जम जाती है, तो उसको अलग तरीके से धोया जाता है। वस्त्रों का पर विभिन्न प्रतिक्रमों एवं रसायनों का प्रभाव। हम रासायनिक और प्रतिक्रमों का इस्तेमाल तब करते हैं किसी दाग धब्बे को हटाना होता है। जब वस्त्र साबुन से नहीं धुल पाते हैं तब हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान रखिए, रसायनों का प्रयोग हम कपड़ों की धुलाई में सबसे लास्ट में प्रयोग करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि जो रसायन होते हैं, चाहे किसी भी तरह के हो, अम्ल हो, क्षार हो, उदासीन हो, किसी भी तरह के जो रसायन होते हैं वह कपड़ों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते ही डालते हैं। कपड़ों के जो रेशे होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। एक बार धो लिया, दो बार धो लिया। आप हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्लीचेस का, ठीक है। कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए अक्सर ब्लीचेस का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीच में कपड़े को एक बार डिप करें, दो बार डिप करें, अगर रेगुलरली कपड़े को डिप करें तो जो उसके जो रेशे होते हैं वो टूटने का भय ज़्यादा रहता है। रेशे टूटने का मतलब ये होता है कि कपड़े का फटने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि कभी भी रसायनों का प्रयोग प्रतिदिन वस्त्रों की धुलाई में नहीं करना चाहिए। रसायनों का प्रयोग कम करना चाहिए। जब लास्ट में कोई उपाय ना हो तब जाके रसायनों का उपयोग करना चाहिए। लास्ट धुलाई में सबसे पहले हम करते हैं कि यदि कोई दाग धब्बा हो, कपड़े के ऊपर लगा हुआ हो, तो हम चेक आउट करते हैं। कपड़े को धोने से पहले हम क्या करते हैं? कपड़ों की चेकिंग करते हैं। चेकिंग में हम ये देखते हैं कि यदि कोई दाग धब्बा है और वो इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसको देख के कर सकते हैं, हम उसको सूंघ के कर सकते हैं, हम उसको टच करके कर सकते हैं कि हम ये कपड़े पे यह दाग धब्बा लगा हुआ है। दाग धब्बे हटाने के लिए अगर कपड़े पे किसी तरह का दाग लग जाए तो उसे पुराना नहीं होने देना चाहिए, तुरंत की तुरंत दाग पानी से निकाल देना चाहिए, तो दाग नहीं रह पाता है, परमानेंसी नहीं रह पाती उसकी। यदि कोई किसी कारण से धुलाई नहीं हो पाती है तो दाग पुराना रह जाता है, और दाग जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर परमानेंसी या परमानेंट उसके अंदर वह रहेगा। तो धुलाई से पहले ये देख लेना चाहिए कि किसी तरीके का दाग धब्बा है, तो उसे डिफरेंट मेथड्स हैं दाग धब्बे हटाने के, उसके आप अपना के आप उसको दाग धब्बे को हटा लेने चाहिए। वस्त्रों की मरम्मत। कहीं से सिलाई किसी वस्त्र की उधड़ी हुई है, कोई वस्त्र फट रहा है,
किसी शर्ट का बटन टूट रहा है, कोई हुक टूट रहा है, किसी भी तरह की वस्त्र में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो धुलाई से पहले उसकी मरम्मत करना आवश्यक है। धुलाई से पहले मरम्मत करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मरम्मत करते समय हाथ की गंदगी या कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मशीन की जो गंदगी होती है वह कपड़ों पे लग जाती है और धुला हुआ कपड़ा भी गंदा हो सकता है। इसलिए धुलाई से पहले ये देखना आवश्यक है कि कहीं कपड़ों को मरम्मत की आवश्यकता तो नहीं है, और यदि मरम्मत की आवश्यकता है तो कपड़ों की मरम्मत कर देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सजावटी सामग्री अलग करना। आजकल कपड़ों के अंदर विभिन्न तरह की सजावटी सामग्री लगाई जाती है डेकोरेशन के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, और उस डेकोरेशन को आप आसानी से हटा सकते हैं। तो यदि आप कपड़ा धो रहे हैं तो और उसकी जो सामग्री है उसको आसानी से हटाया जा सकता है, तो ये बहुत आवश्यक है कि उसकी सजावटी सामग्री को अलग कर दिया जाए। नहीं तो क्योंकि जो सजावटी सामग्री होती है वो जनरली किसकी होती है? मेटल्स की होती है ना, प्लास्टिक की होती है। तो जो मेटल्स की जो सामग्री होती है वो कपड़ों के रोए में कहीं और लग के और कहीं और फंस के उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सजावटी सामग्री को कपड़े धोने से पूर्व हटाना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम ध्यान रखेंगे वो है जेबें खाली करना। जब हम कपड़े वियर करके बाहर जाते हैं तो हम जेब में बहुत सारी चीज़ें रख के चले जाते हैं, ठीक है, और जो हम कपड़े खोलते समय उसको निकालने का ध्यान नहीं रहता है। कई बार क्या होता है कि कपड़े धुल जाते हैं, फिर हमें याद आता है कि वो कपड़े में पॉकेट में वो चीज़ रखी हुई थी। वो हो सकता है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, नुकसानदायक हो। कई बार पैसे जेब में रह जाते हैं जो धुल के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। आजकल हमें मानते हैं कि नोट इस तरीके के आ रहे हैं जो खराब नहीं होते, परंतु फिर भी धुलाई हो जाती है। कई बार देखा गया है कि इम्पॉर्टेंट पेपर्स जो होते हैं वो जेब में रख दिए जाते हैं और वो धुल जाते हैं। उसकी धुलाई के कारण से जो उसकी इंक होती है वो लीक हो जाती है और पेपर बुरी तरह खराब हो जाता है। तो ये बात अवश्य देखनी चाहिए हमेशा कि धुलाई से पूर्व जेबें हमेशा खाली कर देनी चाहिए। फिर है धुलाई की सामग्री एवं उपकरण। धुलाई की सामग्री और उपकरण एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए धुलाई से पूर्व। ये नहीं होना चाहिए कि आप बार बार उठ के जा रहे हैं, धुलाई की नील रह गई है, कलफ रह गया है, मग रह गया है, या XYZ कोई भी सामग्री है वह रह गई है, या आपको धुलाई करते समय आपने जब कपड़े को देखा तो आपको किसी तरीके का दाग धब्बा नजर नहीं आया, परंतु जब आप धुलाई कर रहे होते हैं तब आपको किसी तरीके का कई बार दाग धब्बा नजर आता है, तो आप देखेंगे कि हाँ ये धब्बा इस तरीके से दूर हो सकता है। तो धुलाई की सामग्री होती है और जो उपकरण होते हैं उन्हें हमेशा एक जगह इकट्ठा करने के बाद ही धुलाई कर लेनी चाहिए। इससे जो एनर्जी होती है वह कम से कम वेस्ट होती है। उपयुक्त स्थान का चुनाव। उपयुक्त स्थान कपड़ों की धुलाई का वह होना चाहिए जहां आप कपड़े को अच्छी तरीके से फैला के धो सकते हैं, कपड़ों को अच्छी तरीके से निचोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको और कपड़े को उचित जगह मिलनी चाहिए खड़े रहने के लिए, और आपको और कपड़े को उचित स्थान मिलना चाहिए जहां से एयर भी पास हो सके। इस तरीके से उपयुक्त स्थान का चुनाव कर लेना चाहिए और ऐसी जगह लेनी चाहिए जहाँ पे पानी का ड्रेनेज जो होता है वो अच्छी तरीके से। ये नहीं हो कि आपने जो पानी लिया है और जो आपने कपड़े में से गंदगी निकाली, क्योंकि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो पानी नहीं निकल पा रहा है, गंदा पानी हो गया। कपड़ों में से गंदगी निकाली, कपड़ों में से गंदगी निकाल के आपने चाहा कि वो ड्रेन होके निकल जाए, परंतु ड्रेनेज फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होने के कारण से हो सकता है कि वह गंदगी वहीं रह जाए, कपड़े अच्छी तरह से साफ ना हो पाए। तो ये हमेशा देख लेना चाहिए कि ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी तरीके से अवेलेबल है अथवा नहीं है। जल का प्रबंध अवश्य कर लेना चाहिए। जल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल। मृदु जल से ही कपड़े धुलते हैं। यदि कठोर जल है, मृदु जल आसपास अवेलेबल नहीं है, तो डिफरेंट मेथड्स को अपना के कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं और तभी उसका उपयोग करना चाहिए। कपड़े धोते वक्त उचित मात्रा में पानी का आना बहुत ही आवश्यक है ताकि गंदगी साबुन के द्वारा निकल जाए और साबुन किसी भी तरीके से कपड़े के अंदर ना रहे। यदि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है और कपड़े कम पानी में धो दिए जाते हैं
तो साबुन जो होता है वह कपड़ों के अंदर रह जाता है, और ये जो साबुन कपड़ों के अंदर रह जाता है, यह साबुन विभिन्न तरीके से शरीर को क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में कपड़े ही आते हैं हमारे, तो चूंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, पर डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आ रहा है, साबुन भी आ रहा है, और साबुन हमारे शरीर को किसी तरह, स्किन को किसी तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए जल का प्रबंध होना बहुत आवश्यक होता है। धुलाई की उचित विधि की जानकारी होना, कौन सा कपड़ा किस विधि से धुलता है, क्या उसके अंदर सिंपल घर्षण के द्वारा धुलेगा, या जो कपड़ा है वो हाथ से धुलेगा, या कपड़ा मशीन के द्वारा धुलेगा, सक्शन वॉशर के द्वारा धुलेगा, किस मेथड से कपड़ा धुलता है, इस विधि की जानकारी होना आवश्यक होता है। इसके साथ में यह भी जानकारी होना आवश्यक है कौन सा कपड़ा मतलब किस तंतु से बना हुआ, किस रेशे से बना हुआ कपड़ा होता है, वो किस मेथड से धुलेगा, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। कपड़े धुलने के बाद में यह बहुत आवश्यक है कि कपड़े के सूखने का, धुले हुए वस्त्र के कपड़े सुखाने का उचित प्रबंध होना चाहिए। कपड़े कहाँ धुल के सूखेंगे, क्या हमारे कपड़ों के ऊपर सनलाइट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए तो कितनी मात्रा में आनी चाहिए, या उसको डिसइंफेक्टेड करना होता है कपड़ों को, तो डिसइंफेक्टेड करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो सनलाइट कितनी मात्रा में आनी चाहिए, इसका भी प्रबंध होना चाहिए। और लास्ट है इस्त्री करना, कपड़ों के ऊपर जितनी भी सलवटें आती हैं उनको हम प्रेस के द्वारा इस्त्री करके समेट के सहज की अलमारी में उन कपड़ों को रखना चाहिए।